So, hello everyone, this is Eliezer Finehas एंड यू आर वाचिंग एलीजर एजुकेशनल एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सेकेंड ईयर का सॉल्व टारगेट पेपर का हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 1 था उसके अंदर जितने भी प्रोज सेक्शन, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे उसके हमने आंसर्स डिस्कस किए थे। हमने वर्ड बाय वर्ड आंसर्स मैंने आपको उसमें समझाए भी थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पोएम सेक्शन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होने वाली होती है। और एक और बात कि जो स्टूडेंट जो है वो अच्छे से ये समझेगा, देखिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, एक एक आपको लाइन समझाता हूँ, ये आपके लिए, ठीक है, आपके लिए मैं आपको एक एक लाइन समझाता हूँ। तो जो स्टूडेंट ये एक एक लाइन अच्छे से समझेगा तो 100% जो है उसको अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि यही एक माइंड का जो है कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को समझते हैं तो वो आपको जो है आधी से ज़्यादा समझते समझते ही याद हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने टारगेट पेपर के सॉल्यूशन की जानिब। तो हमारी जो पोएम नंबर 1 है वो है द 7 एजेस ऑफ मैन। तो उसका फर्स्ट सवाल जो है वो ये है कि डू यू एग्री विद विलियम शेक्सपियर दैट ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज। तो वो बोल रहे हैं हमें कि क्या आप विलियम शेक्सपियर से, जिन्होंने द 7 एजेस ऑफ मैन लिखी, क्या आप उनसे एग्री करते हैं कि जो पूरा जो दुनिया है वो एक स्टेज है। तो हम इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर मैन कम्स इनटू दिस वर्ल्ड एज एन एक्टर। तो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग ये जो दुनिया में जो इंसान आता है वो एक तरह से एक्टर की तरह आता है। एवरी मैन प्लेज 7 स्टेजेस, और हर एक इंसान जो है वो 7 स्टेजेस को प्ले करता है। फर्स्ट ही इज़ एन इन्फेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक छोटा बच्चा होता है, बहुत इन्फेंट होता है, बिल्कुल जो छोटे बच्चे नहीं होते, कुछ मंथ्स के होते हैं या पैदा हुए होते हैं, तो वो इन्फेंट होते हैं। हु क्राइज ऑल द टाइम एंड वॉमिट्स इन नर्सिस आर्म्स, जो कि हर वक्त रोता रहता है और नर्स की आर्म के नर्स के बाजू के ऊपर जो है वो वॉमिट कर देता है। यहाँ पर नर्स से मुराद वो हॉस्पिटल वाली नर्स नहीं है, जो भी अगर टेक केयर कर रहा होता है तो वो जो है वो नर्स कहलाती है। तो नर्स से यहाँ पर ये मुराद है कि कोई भी टेक केयर कर रहा है उस बच्चे की तो वो नर्स कहलाती है। तो यही है कि जो वो इन्फेंट होता है फर्स्ट स्टेज में, तो वो हमेशा जो है वो रोता रहता है हर वक्त और वॉमिट करता है नर्स के बाजू पर। फिर सेकंड ही इज़ अ स्कूल बॉय विद हिज बैग अनविलिंग टू गो टू स्कूल। अब जो सेकंड स्टेज है वो एक स्कूल बॉय बन जाता है, और जो कि स्कूल नहीं जाना चाहता लेकिन उसको स्कूल जाना पड़ता है। द थर्ड स्टेज इज़ दैट ऑफ अ लवर हु ऑलवेज फॉल्स इन लव एंड सिंग सैड सॉन्ग्स फॉर हिज बिलव्ड। और जो तीसरा स्टेज होता है उसके अंदर वो क्या होता है, एक लवर होता है जिसके अंदर वो हमेशा जो है वो प्यार में फंस जाता है और सैड सॉन्ग्स गाता रहता है अपने महबूब के लिए। फिर हमारे पास चौथा स्टेज जो है वो है द फोर्थ इज़ ऑफ जस्टिस। तो चौथा स्टेज जो है वो जस्टिस का होता है, इन विच मैन बिकम्स फैट बट हैव अ लॉट ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस विद विच ही जजेस अदर्स। तो चौथे स्टेज में जो होता है इंसान जस्टिस बन जाता है, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा फ़ैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, और लेकिन उसके पास जो है बहुत ज़्यादा अक्लमंदी होती है, दानाई होती है, जिस वजह से जिसकी बदौलत वो है दूसरों को जो वो जज करता है। फिर हमारे पास आता है द सिक्स स्टेज इज़ ऑफ अ क्लाउन। तो इन विच मैन बिकम्स वीक थिन एंड वेयर स्पेक्टिकल्स। तो जो छठा स्टेज है आपके पास वो है एक क्लाउन का, एक जोकर का, जिसके अंदर जो मैन है वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और जो है वो मोटे मोटे चश्मे पहनता है। ही वेयर्स बैगी ट्राउजर्स ऑफ हिज यूथ विच गिव्स हिम अ फनी लुक। और जब वो उस एज में जब जो यूथ जो होती है, यंग जनरेशन वाले, जब ट्राउज़र पहनता है तो वो बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है, और वो जो उसको जो ट्राउज़र होते हैं बहुत ज़्यादा उसको फ़नी लुक देते हैं। द फाइनल स्टेज इज़ ऑफ अ वेरी ओल्ड मैन इन विच ही बिकम्स वेरी वीक विदाउट टेस्ट, हेयरिंग, आईसाइट एंड मेमोरी। और जो फाइनल स्टेज होता है, जो 7th स्टेज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक ओल्ड मैन का होता है, जिसके अंदर जो मैन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो विदाउट टेस्ट होता है, उसको सुनना बंद हो जाता है, उसकी आई साइट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और यहाँ तक कि जो उसकी मेमोरी होती है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है, मेमोरी भी वो अपनी खो देता है, मेमोरी मतलब याददाश्त। फिर ही डिपेंड्स ऑन अदर्स, ये है कि जब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो इंसान जो है दूसरों पर डिपेंड करने लग जाता है। फिर है शेक्सपियर ऑल्सो कॉल्ड द स्टेज द सेकेंड
चाइल्डिशनेस। और जो शेक्सपियर है वो इस स्टेज को, जो 7th स्टेज है, वो उसको द सेकंड चाइल्डिशनेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सवाल ख़त्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 4th स्टेज इन अ मैंस लाइफ। जो 4th स्टेज है, चौथा स्टेज है इंसान की ज़िंदगी का, उसके ऊपर आप डिटेल में बताना है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इन द 4th स्टेज मैन प्लेज द रोल ऑफ अ सोल्जर। तो चौथे स्टेज के अंदर जो मैन है वो एक सोल्जर का रोल प्ले करता है। ही मेक्स एन एम एंड ट्राइज टू शो हिज स्किल्स, ब्रेवरी एंड नॉलेज इन ऑर्डर टू obtain फेम एंड वेल्थ। तो उसके अंदर एक जुस्तजू पैदा हो जाती है कि वो अपने स्किल्स दिखाए, अपनी बहादुरी दिखाए और अपना नॉलेज दिखाए, जिसकी वजह से उसको जो है वो फेम मिले और पैसा भी मिले। ही बिकम्स जेलस ऑफ एनीवन एंड टेक क्वेरल्स। और वो जो चौथी स्टेज ऐसी होती है कि वो किसी से भी आसानी से जेलस हो जाता है और वो बात बात पर लड़ाइयाँ करता है। ही utters strange oaths and wear a beard like that of a leopard। और चौथे स्टेज में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि अजीब सा उसका दिमाग हो जाता है और वो जो दाढ़ी जो है, अपनी बियर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रख लेता है, एक लेपर्ड की तरह। इन दिस स्टेज ही ट्राइज टू बिकम फेमस इवन एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ। और इस स्टेज में जो होता है उस मैन को फेमस होने की भूख होती है या फेमस होने की उसको जुस्तजू होती है, भले वो उसकी लाइफ का ही रिस्क क्यों ना हो, लेकिन वो जो है वो फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट स्टेज इन मैंस लाइफ। तो जो आखिरी स्टेज होता है मैन की लाइफ का, उसके कुछ सिग्निफिकेंस बताने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो द 7th एंड लास्ट स्टेज ऑफ मैन इज़ ऑफ वेरी ओल्ड मैन इन विच ही बिकम्स हेल्पलेस। तो जो 7th स्टेज है या आखिरी स्टेज कह सकते हैं, जो वेरी ओल्ड मैन का होता है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग इंसान का होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इंसान जो है वो हेल्पलेस हो जाता है, मोहताज हो जाता है दूसरों का। तो द पोइट कंसिडर इट द सेकंड चाइल्डिशनेस। और जो पोइट है उन्होंने द सेकंड चाइल्डिशनेस से इसको जब मुखातिब किया है स्टेज को। ही लूजेज हिज मेमोरी एंड लिव्स इन द स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। इस स्टेज में क्या होता है कि वो जो अपनी याददाश्त है वो खो जाता है और मतलब कि हर एक चीज़ जो है वो भूलना स्टार्ट हो जाता है। ही इज़ विदाउट टीथ बिकॉज हिज टीथ फेल्स डाउन। और वो जो है दांतों के बगैर होता है क्योंकि उसके दांत गिर जाते हैं। ही इज़ विदाउट आइज़ बिकॉज हिज आई साइट बिकम्स वीक। वो एक तरह से आंखों के बगैर होता है क्योंकि जो उसकी आई साइट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। ही लूजेस एवरीथिंग बिकॉज ही लूजेस हिज पावर्स फिजिकली एंड मेंटली एज वेल। और वो अपनी सब जितनी भी ताकत है वो खो देता है, क्योंकि वो अपनी ताकत फिजिकली भी खो देता है और मेंटली भी अपनी ताकत जो है वो खो देता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस स्टेज इज़ द मोस्ट पिटिएबल स्टेज ऑफ अ पर्सनस लाइफ एज ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और ये जो स्टेज है 7th स्टेज, ये सबसे ज़्यादा रहम खाने वाली होती है स्टेज इंसान की लाइफ में, क्योंकि ये जो इस स्टेज में जो इंसान है वो कम्प्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है और ख़ुद से कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ डज़ द मैन एक्ट इन 5th स्टेज ऑफ हिज लाइफ। तो जो मैन कैरेक्टर है वो अपने जो 5वां स्टेज में उसकी जो लाइफ है वो कैसी होती है। तो इन द 5th स्टेज ही प्लेज द रोल ऑफ अ जस्टिस। हमने पहले भी पढ़ा कि जो 5वां स्टेज है उसके अंदर जो मैन है वो एक जो जस्टिस का रोल प्ले करता है। ही प्लेज अ रिस्पॉन्सिबल रोल फॉर हिज सोसाइटी। और वो जो है अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। ही गेन वेल्थ बाय फेयर मीन्स और फाउल एंड हिज belly becomes fat, round and built। तो वो जो क्या है वो अपने जो पैसा कमाता है, भले वो सीधे काम से कमाए या उल्टे काम से कमाए, वो किसी न किसी तरह करके पैसा कमा लेता है। और इस स्टेज में जो है उसकी जो बैली है, उसका जो पेट है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, राउंड हो जाता है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस थ्रू विच ही गाइड अदर्स। और इस स्टेज में उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा उसके पास अक्लमंदी होती है, दानाई होती है, जिस वजह से वो दूसरों को जो यूथ है उनको जो है वो क्या करता है, गाइड करता है एंड मेक राइटफुल डिसीजंस इन हिज सोसाइटी। और अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो अच्छे डिसीजंस है, अच्छे फैसले करना, वो भी इसी का काम होता है। ही प्लेज रोल टिल हिज ओल्ड एज। और ये जो रोल है वो जब तक वो बुजुर्ग नहीं हो जाता तब तक वो ये जो रोल है वो प्ले करता है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैन लुक्स लाइक इन 6th स्टेज। तो द 6th स्टेज इज़ ऑफ अ क्लाउन। जो छठा स्टेज होता है वो एक क्लाउन का होता है, इन विच मैन बिकम्स वीक, थिन एंड वेयर स्पेक्टिकल्स। जिसके अंदर मैन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और चश्मा पहनने लग जाता है। ही वेयर्स बैगी ट्राउजर्स ऑफ हिज यूथ विच गिव्स हिम अ फनी लुक। ये हमने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है, तो मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, ये सेम जो लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास आती है पोएम नंबर 2, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट।
तो मैन ऑफ लाइफ अपराइट का भाई हम लोग देखते हैं, जिसको शायद थॉमस कैंपियन ने लिखा है। हाँ जी, थॉमस कैंपियन ने ही लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट मेक्स द कैंपियन मैन बोल्ड एंड करेजियस। तो जो कैंपियन जो है वो क्या बोलता है कि बोल्ड एंड करेजियस जो इंसान है वो कैसा होता है। तो एन अपराइट मैन इज़ मोरली करेक्ट एंड पासिस अ सिंपल एंड हार्मलेस लाइफ। तो जो अपराइट मैन होता है वो बिल्कुल जो है सच्चा होता है, और वो बिल्कुल सिंपल और बगैर किसी मतलब के झगड़े के वो बहुत ही अच्छी एक लाइफ गुजारता है। हिज हार्ट इज़ फ्री फ्रॉम गिल्ट एंड डिसऑनेस्ट डीड्स। और उसका जो दिल है वो तमाम जितने भी बुरे काम हैं उससे दूर होता है। एंड ही कैन नेवर थिंक ऑफ वैनिटी, और वो बुराई का कभी भी सोच भी नहीं सकता। ही इज़ नॉट सो एम्बिशियस दैट फॉल्स हॉप्स कैन डिसीव हिम और सोरो कैन मेक हिम डिससेटिस्फाइड। और वो मतलब इतना एक समझ लगे अच्छा होता है, अच्छाई की तरफ इतना ज़्यादा माइल होता है कि जो बुरे जो ख़यालात हैं वो भी उसको उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बुरे ख़्याल भी उसकी तरफ नहीं आ पाते। ही डज़ नॉट नीड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स और आर्मर टू डिफेंड हिम। और उसको कोई भी समझ ले कि कोई भी आर्मर नहीं चाहिए होता, कोई तलवार या कोई गन वगैरह नहीं चाहिए होती अपने डिफेंस के लिए। ही ऑलवेज लुक्स अप टू हेवन फॉर हिज गाइडेंस एंड गेट्स हिज विजडम फ्रॉम हेवनली थिंग्स। और वो हमेशा जो है ऊपर हेवन की तरफ देखता है, और समझ लें कि अपनी जो भी गाइडेंस है, जितनी भी अक्लमंदी दानाई है, वो तमाम चीज़ें ऊपर से ही लेता है, मतलब कि खुदा से लेता है। गुड थॉट्स आर हिज ओनली फ्रेंड्स। अच्छे ख्यालात ही उसके एक वाहिद दोस्त होते हैं। हिज वेल्थ लाइज इन डेज ऑफ हिज लाइफ ही हैज स्पेंड इन द वर्ल्ड बाय डूइंग गुड डीड्स। और जो मतलब कि उसको कुछ भी उसका कारोबार चलता है या जैसे भी वो कमाता है वो सब जो उसको एक बरकत मिलती है जो कि उसने अच्छे काम किए होते हैं इस दुनिया के अंदर। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, हाईलाइट द मेजर क्वालिटीज़ ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। तो इसका भी सेम टू सेम आंसर है, मैंने अलग से इसलिए आपको ये लिख के दे दिया है क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो किसी भी तरह आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर इस तरह है या दूसरी तरह है तो मतलब कि दोनों तरह से आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास आता है पोएम नंबर 3, लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगनेस्टीज। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। वो शमसून नबी की कहानी है इसके अंदर। कुरान पाक में तो नहीं है, बल्कि ये बाइबल जो है, होली बाइबल, उसके अंदर ये जो कहानी है वो लिखी है शमसून नबी के नाम से, ठीक है। तो जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज सैमसन एगेनिस्टिस डेडली अगेंस्ट द लॉर्ड ऑफ फिलिस्तीन। तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं। तो सैमसन वॉज अ ग्रेट हीरो। सैमसन एक बहुत ग्रेट हीरो था। ही हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन पावर। और इसके पास जो थी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन पावर थी। ही डिफीटेड द फिलिस्तीन्स द डेडली एनिमीज ऑफ हिज रेस अ नंबर ऑफ टाइम्स। और इस अकेले ने पूरी फ़िलिस्तीन कौम को कई बार उसने हरा दिया था, इस अकेले ने। सैमसन वॉज टेकन टू प्रिजन थ्रू द ट्रेचरी ऑफ हिज वाइफ डिलाइला। तो सैमसन को जो है वो पकड़ लिया गया। वैसे तो सैमसन के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, सुपर ह्यूमन पावर थी, जिसकी वजह से जो है ये नहीं पकड़ा जाता था और हमेशा फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं उनको ये शिकस्त दे देता था। लेकिन जो उसकी वाइफ है वो फ़िलिस्तीन के साथ मिल गई और इसकी वाइफ ने पकड़वाया ऐसे कि जो सैमसन एगनेस्टीस है, इसके क्या था, बालों के अंदर इसकी ताकत थी। तो इसकी बीवी इससे पूछती थी, रात में इससे पूछती थी कि क्या आपकी कहाँ आपकी जो है पावर है। तो ये झूठ बोलता था, कभी बोलता था नाखूनों में, कभी कहीं। तो मतलब कि ये अपनी बीवी को भी नहीं बताता था। तो एक दिन जो इसकी बीवी है उसने इसको नशा दे दिया, और नशे की हालत में उसने जब पूछा तो फिर जाकर सैमसन एगनेस्टीस ने बताया कि जो मेरी ताकत है वो मेरे बालों के अंदर है। तो उसी रात जो है उसकी बीवी ने, वो नशे की हालत में था तो उसके बाल काट दिए और फ़िलिस्तीन हुकूमत जो है उसको पकड़वा दिया। तो इसलिए बोला है कि जो उसकी जो वाइफ थी डिलाइला, उसी वजह से सैमसन को पकड़ लिया गया फ़िलिस्तीन के लोगों ने। ही वॉज ब्लाइंडेड बाय द फ़िलिस्तीन सो दैट हिज स्ट्रेंथ वीकेंस एंड ही माइट बिकम लेस डेंजरस। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा जुल्म किया गया कि फ़िलिस्तीन के जो हुकूमत है या फ़िलिस्तीन के जो जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने क्या किया कि जो सैमसन एगनेस्टीस है इनकी जो है आंखें भी निकाल ली, ताकि मतलब ये कुछ देख ना सके और ये बिल्कुल मतलब कि वीक हो जाए और डेंजरस बिल्कुल भी ना रहे। ही सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ एंड सेव्ड हिज पीपल फ्रॉम देयर डेडली एनिमीज़। और इसने जो है अपनी जान वो सेक्रीफाइस करके अपने लोगों को, इन ये जितने भी जो बुरे लोग थे उनके हाथों से छुड़वा लिया। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, वट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डिड सैमसन शो इन द टेम्पल। तो टेम्पल के अंदर सैमसन ने किस तरह की परफॉर्मेंस शो की, ये हम लोग देख लेते हैं। आंसर की जाने बढ़ते हैं।
सैमसन वॉज अ मैन ऑफ इमेंस पावर। सैमसन जो था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। ही डिफीटेड फिलिस्तीन द डेडली एनिमीज ऑफ हिज रेस अ नंबर ऑफ टाइम्स। और सैमसन ने जो फिलिस्तीन जो थे उनके जो मुखालिफ थे बहुत ज़्यादा, तो उनको बहुत बार शिकस्त दे चुका था। व्हेन द फिलिस्तीन नोबिलिटी वॉज सेलिब्रेटिंग द फीस्ट ऑफ देयर विक्ट्री, जब फ़िलिस्तीन जो है वो अपनी जो विक्ट्री मतलब कि समझ लें कि अपनी जीत की जब जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, सैमसन शोड सम ग्रेट फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो सैमसन ने अपनी जो है वो ताकत का अच्छा खासा मुजाहिरा किया। और क्या क्या आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द टू मैसिव पिलर्स that were holding the roof, he addressed the leaders that he wanted to show some great feats of strength of his own accord. तो भाई जब जब आधा सेलिब्रेशन हो गई थी, इंटरवल था, जब थोड़ी ब्रेक आई, तो जो सैमसन एग्निस्टी था, जो दो पिलर्स थे, जिस ऐसे दो पिलर्स जिनको मतलब कि उन पिलर्स ने जो पूरी जो छत है उस टेंपल की उसको उसको होल्ड किया हुआ था। तो उसने इंटरवल के दौरान लीडर से ये बोला, जो फ़िलिस्तीन के लीडर से, उसने ये बोला कि मैं आप लोगों को एक मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी एक फीट ऑफ स्ट्रेंथ मैं आपको शो करना चाहता हूँ, विच वुड स्ट्राइक ऑल द बिहोल्डर्स विद ग्रेट अमेजमेंट। और काफ़ी लोग जो हैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ही शुक द टू पिलर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ड्रू द होल रूफ विद द थंडरिंग नॉइस अपॉन द हेड्स ऑफ ऑल हु वर सिटिंग बीनीथ इट। तो उसने क्या किया, दोनों पिलर्स को हाथ में करके दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश की। और ऐसा हुआ कि दोनों जो पिलर्स हैं, अब उसके बाद जो थी सुपर ह्यूमन पावर थी, तो जो दोनों पिलर्स हैं वो नीचे गिर गए। और जितनी भी जो मतलब कि ऊपर छत थी, वो तमाम पूरी जो है वो जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे तमाम लोगों के ऊपर आ गई और सारे के सारे जो हैं वो मारे गए। ही ऑल्सो डाइड एंड सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू सेव द पीपल ऑफ हिज रेस। और वो इसी दौरान वो खुद भी उससे अपनी जान दे दी और अपने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि जो उसके लोग हैं वो इनके जो जुल्म सितम से बच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये आंसर था। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, हु वर असेंबल एट द टेम्पल इन सैमसन एगनिस्टिस एंड हाउ डिड डिस्ट्रक्शन फॉल अपॉन देम। तो इसका जो आंसर है वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो मतलब कि पूछने का अंदाज़ फ़र्क हो सकता है, अगर इन दोनों में से किसी तरह भी पूछें तो बात एक ही होगी। एंड देन फोर्थ भी ये है, व्हाट रिक्वेस्ट डिड सैमसन मेक टू गाइड एंड वाई। तो इसका आंसर भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 ही है। ठीक है, मैंने आपको अलग से मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि जो आपको पता हो कि किस किस तरह से जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है और कोई भी आपके दिमाग में डाउट ना रहे। ठीक हो गया। अब हमारे पास है पॉइंट नंबर 4। पोएम नंबर 3 हमने देख ली सैमसन एगनिस्टिस। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोएम नंबर 4 जिसका नाम है लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो फॉलोइंग लाइन्स हैं इसको हमने एक्सप्लेन करना है। हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइड द बुक ऑफ फेट ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब देयर प्रेजेंट स्टेट। तो ये एक लाइन्स हैं दो, ये हमने बतानी है, इसकी वजाहत करनी है, तो हमने तशरीह करनी है इसकी। तो इन दिस पोएम अलेक्जेंडर पोप सेज दैट गॉड हैज़ केप्ट अवे द बुक ऑफ फेट फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स। तो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दूं कि जो लाइन्स फ्रॉम ऐसे ऑन मैन है ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। ये पोप थे, इसका मतलब ये जो क्रिश्चियन लीडर थे अलेक्जेंडर पोप। तो उन्होंने ये बोला कि जो खुदा ने बुक ऑफ फेट जो है, फेट का मतलब जो होता है किस्मत। ठीक है, तो किस्मत, बुक ऑफ फेट किस्मत बोल लें या जो फ्यूचर में जो होने वाला है वो वाली बुक कह लें। तो ये वाली बुक जो है वो जितने भी मखलूक हैं, जितने भी लोग इंसान हैं, जानवर, जितने भी लोग हैं, तमाम से बुक ऑफ फेट जो है खुदा ने क्या रखी है, छुपा कर रखी है, वो नहीं दिखाई। दे ओनली नो अबाउट द प्रेजेंट विच इज़ बिफोर देयर आइस। और जितने भी यहाँ लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में ही जानते हैं जो कि उनकी आंखों के सामने है। एंड द फ्यूचर इज़ हिडन फ्रॉम देम, और जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो उनसे छुपा हुआ है। गॉड हाइड फ्रॉम एनिमल्स वट मैन नो। तो ये बहुत एक खूबसूरत बात है। ये आप देखें कि खुदा ने एनिमल से वो बातें छुपाई हैं जो इंसान को पता है। एंड हाइड्स फ्रॉम मैन वट एंजल्स नो। और वो बातें जो इंसान से छुपाई हैं वो एंजल्स को पता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो बातें इंसान को पता है वो एनिमल्स को नहीं पता, और जो बातें एंजल्स को पता हैं, जो फरिश्तों को पता है, वो इंसान को नहीं पता।
इफ़ नॉट सो नो वन could tolerate their existence in this world। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर मतलब कि सबको सब कुछ पता होता तो कोई भी यहाँ पर जो है किसी की भी एग्जिस्टेंस या किसी का भी रहना बर्दाश्त नहीं कर पाता। गॉड है, क्योंकि सब बोलते कि हमें तो सब पता है, तो सब जो है अपने आप में ही खुदा बने होते। तो गॉड हैज़ अरेंज्ड ऑल द थिंग्स इन सच अ मैनर दैट एवरीवन कुड बेयर देयर बर्डन इन दिस वर्ल्ड। और खुदा ने इस दुनिया को इस तरह से बनाया है, जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह से अरेंज की हैं कि हर एक इंसान जो है वो अपना बोझ जो है इस दुनिया में सही से उठा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम्स लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। तो हमारी जो पोएम है लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, तो इसका आपके पास मैसेज क्या है। तो अबाउट ह्यूमन सोल द पोएट रिमार्क्स दैट इट नेवर इंजॉयज अ मोमेंट ऑफ रियल जॉय एंड पीस इन दिस वर्ल्ड। It is constantly restless, disturbed, and far from its real and eternal home. The eternal abode of human soul is heaven. It aspires to liberate itself। तो ये भी सारी जो है ये एक समझ ले कि एक पोएम की लाइन्स ही हैं, तो बस ये आपने याद करनी होंगी। और ये एंड में जो आपको एक शेर भी दिया गया है, एक आपको लाइन दी गई है पोएम में से, व्हेन ऑल एल्स इज लॉस्ट फ्यूचर स्टिल रिमेन्स। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई हैज़ गॉड केप्ट द फ्यूचर हिडन फ्रॉम ऑल हिज क्रिएचर्स। तो इसका जो आंसर है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस ये है कि पूछने का अंदाज फ़र्क है, आंसर जो है इसका सेम ही आएगा। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वाई डस अलेक्जेंडर पोप कॉल डेथ अ ग्रेट टीचर। तो अलेक्जेंडर पोप जो है वो डेथ को एक ग्रेट टीचर क्यों कहते हैं, ये हमने बताना है। तो आंसर की जाने पढ़ते हैं। द पोइट अलेक्जेंडर पोप कंसिडर that man should wait for death a great teacher because it traces all the strange and eventful history of man's life। तो जो पोइट अलेक्जेंडर पोप है वो ये कहते हैं कि वो डेथ को ग्रेट टीचर इसलिए कहते हैं कि, और वो ये कहते हैं कि इंसान को अपनी डेथ का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये जो डेथ है इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी जो हिस्ट्री होती है, जितने भी अप एंड डाउन्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो तमाम जो है वो उनका खात्मा हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। ही एडवाइजेस मैन टू ऑलवेज प्रे टू गॉड बिकॉज ही डज़ नॉट परमिट मैन टू नो वट फ्यूचर होल्ड्स। और वो साथ में ये भी बोलते हैं इंसान को कि हमेशा जो है खुदा से दुआ करें, तौबा करें, क्योंकि इंसान को नहीं पता, और खुदा ने भी नहीं इंसान को बताया कि जो फ्यूचर है उसमें क्या होने वाला है, इसलिए हमें हमेशा जो है खुदा से डर कर रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमारे पास पोएम नंबर 4 ख़त्म होती है, पोएम नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। तो पोएम नंबर 5 जो है हमारी वो है द सॉलिटरी रीपर। तो द सॉलिटरी रीपर की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, तो हमने जो ये लाइन्स है इसको एक्सप्लेन करना है। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो ये जो है द सॉलिटरी रीपर की एक लाइन है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो दीज लाइन्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दिया कि ये जो लाइन्स हैं ये पोएम सॉलिटरी रीपर से ली गई हैं, और जिसको लिखा किसने है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। In this poem, the poet is praising the lovely voice of Highland lass who was singing in Gaelic। तो इस जो ये पोइम है उसके अंदर जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर रहे हैं जो लवली वॉइस है हाईलैंड लैस, लैस का मतलब होता है गर्ल। तो वो जो हाईलैंड पे रहने वाली जो गर्ल थी, जो कि अपनी फसल काट रही थी और वो जो गाना गा रही थी, तो उसको वो बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। और वो जो है गर्ल वो इंग्लिश में गाना नहीं गा रही थी, वो एक दूसरी ज़ुबान है गायलिक। तो वो गायलिक के अंदर जो है वो आयरिश लोग जो है वो गायलिक लैंग्वेज बोलते हैं। तो गायलिक के अंदर वो क्या कर रही थी, सॉन्ग गा रही थी। He says whatever the subject of her song might have been, it seemed to have no ending and the poet listened to it motionless। और मतलब कि वो पोइट को इतना ज़्यादा उनका जो सॉन्ग है हाईलैंड गर्ल का इतना ज़्यादा सॉन्ग पसंद आया कि उनको समझ नहीं आया, उनको ये भी नहीं पता चला कि यार वो गा क्या रही थी, लेकिन वो इतना अच्छा था कि ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी उसकी एंडिंग नहीं होगी, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा। और जो पोइट है उसको बगैर कुछ सोचे समझे बिल्कुल मदहोश होकर वो जो सॉन्ग है वो सुन रहे थे। द सॉन्ग कुड बी हर्ड इन द इंटायर वैली एंड एज द पोइट वेंट ऑन क्लाइंबिंग अप द हिल्स ही बोर द म्यूज़िक इन हिज हार्ट। और जितनी भी मतलब कि समझ लें दूर दूर तक जो आवाज़ है वो गूंज रही थी, और जैसे जैसे जो पोइट हैं वो दूर जाते गए तो जो उनके वो जो सॉन्ग है वो पोइट के दिल के अंदर बस गया। ठीक है, तो ये समझ लें कि एक तरह से उसने कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर दिया। तो खैर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सॉन्ग द सॉलिटरी रीपर। तो जो हमारे पास सॉन्ग है या पोएम है हमारे पास द सॉलिटरी रीपर, उसका टॉपिक क्या था।
The poet says that although he failed to understand the exact wording of the song, as the girl was singing in her native language, he could feel the sorrow and grief in her voice. तो पोइट ये कहते हैं कि चूँकि मैं जो उसकी लिरिक्स है, एग्जैक्ट जो वर्डिंग्स हैं वो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जो गर्ल, क्योंकि वो जो गर्ल है अपनी ज़ुबान में, अपनी नेटिव ज़ुबान में गा रही थी जो कि गैलिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो लेकिन सुन के ना ये फ़ील हो रहा था कि वो एक सैड सॉन्ग था, क्योंकि वो उसकी आवाज़ के अंदर वो दर्द जो है वो सुनाई दे रहा था। इट वॉज़ अ सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन डिस्क्राइबिंग सम सफरिंग्स ऑफ एवरी डे लाइफ। और वो एक ऐसा सॉन्ग था, लेमेंटेशन का सॉन्ग था। और लेमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो हर रोज़ के दिन की जो सफरिंग्स होती हैं, हर दिन की जो मतलब कि थकन होती है या परेशानियाँ होती हैं, तो उसको ऐसे ऐसा लग रहा था कि उसको वो जो है डिस्क्राइब कर रही हैं। तो ये पोएट को समझ कुछ भी नहीं आई थी, बस ये वो तुक्का मार रहे थे कि ये ऐसा सॉन्ग हो या वैसा सॉन्ग है। तो खैर हमने तो उसका आंसर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ऐसा आ जाता है, ये सवाल आ जाता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन द थिंग्स दैट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट द सॉलिटरी रीपर। और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी चीज़ों ने विलियम वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर किया कि वो एक पोइम लिखें, द सॉलिटरी रीपर। तो आंसर की जाने बढ़ते हैं। वंस द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ चांस टू क्रॉस सम ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ द हिल्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो भाई एक दफ़ा का जिक्र है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनको मौका मिलता है कि वो जो ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, जो स्कॉटलैंड की हिल्स के अंदर जो ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, उसका वो दौरा करें। ही सॉ अ यंग हाईलैंड गर्ल बेंडिंग ओवर द सिकल रीपिंग द क्रॉप्स एंड सिंगिंग अ क्वीर सॉन्ग। और वहाँ पर ही जब वो स्कॉटलैंड की हिल्स पर ब्यूटीफुल वैलीज़ के अंदर जब घूम रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो एक हाईलैंड गर्ल को, एक यंग हाईलैंड गर्ल को देखते हैं, एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कदमों पर बैठकर जो है वो फसल काट रही थी एंड सिंगिंग अ क्वेयर सॉन्ग, और एक बहुत प्यारा सॉन्ग गा रही थी। द पोइट कुड नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ द सॉन्ग एज द गर्ल वॉज सिंगिंग इन हर नेटिव लैंग्वेज। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पोइट है वो एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो नहीं समझ पाए सॉन्ग की, क्योंकि जो गर्ल है वो अपनी ज़ुबान में गा रही थी। बट ही बिकेम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मेलोडी एंड स्वीटनेस ऑफ हर वॉइस दैट ही रिजेंबल्स द स्वीटनेस ऑफ हर वॉइस टू द सिंगिंग बर्ड्स कुकू एंड नाइटिंगेल। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें जो पोइट है उनको इतनी ज़्यादा अच्छी उसकी आवाज़ लगी कि पोइट ने जो है उसकी गर्ल की आवाज़ को कुकू बर्ड और नाइटिंगेल, जिसकी बहुत ज़्यादा ये जो होती है ना, ये बर्ड्स हैं दोनों, और इनकी जो आवाज़ है ये बहुत प्यारी होती है, कुकू बर्ड की, नाइटिंगेल की। तो इन दोनों बर्ड्स के साथ उस जो लड़की है उसकी वॉइस को मिला दिया। ही बिकेम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मेलोडी एंड थीम ऑफ हर सॉन्ग दैट ही कंपोज्ड अ पोएम द सॉलिटरी रीपर। और वो इतना ज़्यादा समझ लें कि इम्प्रेस हुआ उस वो जो गा रही थी सॉन्ग, उसकी आवाज़ से, उसकी थीम से। तो उसने क्या सोचा, उसने एक पोएम ही पूरी कंपोज कर दी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, द सॉलिटरी रीपर, उन्होंने जिसका नाम रखा। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ द पोइट कंपेयर द रीपर सॉन्ग विद सिंगिंग बर्ड्स। तो सिंगिंग बर्ड्स से कैसे जो पोइट है उसने कंपेयर किया उसकी हाईलैंड गर्ल की आवाज़ को। तो इसका जो आंसर है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये मैं आपको इसलिए अलग अलग क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड अगर कोई मतलब कि पूछने का अंदाज़ फ़र्क हो तो आपको पता रहे, हाँ भाई इसका जो आंसर है वो भी एग्जैक्टली हमने सेम टू सेम वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पोइम नंबर 5 भी ख़त्म होती है। हम लोग पढ़ते हैं अपनी पोइम नंबर 6 की जानिब। और पोइम नंबर 6 जो है यह है पर्सी बायशी शैली की, जिसका नाम है म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, जिसके अंदर ये जो महबूब है, इनकी वाइफ हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और जिस वजह से फिर इनको बहुत ज़्यादा इसका दुख होता है। तो पर्सी बायशी शैली का ये है, अगर बैक स्टोरी ये बताऊं कि पर्सी बायशी शैली खुद ही पहले अपनी जो वाइफ है, उन्होंने 2 शादियां की थी, ठीक है। फर्स्ट वाइफ से प्यार नहीं करते थे, और जब इनकी शादी हुई तो उसकी जो वाइफ थी वो 15 या 16 साल की थी, बहुत कम एज की थी। और पर्सी बायशी शैली की भी जो एज थी वो काफ़ी कम थी। तो ऐसा होता था कि जो पर्सी बायशी शैली हैं वो समझ लें कि किसी दूसरी जो खातून है उसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए, जिसकी वजह से इनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा गमगीन हो गई, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने समंदर में डूबकर खुदकुशी कर ली। तो ये इनकी एक बैक एंड स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों का इंटरेस्ट गेन करने के लिए आपको ये स्टोरी बता दूं। तो ये पर्सी बायशी शैली है, आप देखें, अब वो उसने इसी वजह से उसकी वाइफ ने, जो फर्स्ट वाइफ थी पर्सी बायशी शैली की, उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि जो ये पर्सी बायशी शैली हैं ये उनसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि दूसरी खातून की तरफ वो थे,
इंटरेस्टेड थे और उससे शादी भी दूसरी से शादी भी कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो क्या कर ली, खुदकुशी कर ली। लेकिन अब जब खुदकुशी कर ली तो अब जाकर उनको एहसास हुआ, अब उनको उनका प्यार जागा कि नहीं यार वो अच्छी थी, तो अब वो जो है उसको मिस करते हैं। तो देखते हैं भाई कैसे मिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, What is the main idea discussed in the poem Music When Soft Voices Die? तो जो म्यूज़िक वन सॉफ्ट वॉइसेस डाई है उसके अंदर जो मेन आइडिया है वो क्या डिस्कस किया गया है। तो इन दिस पोएम जॉन कीट्स सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। तो वो बोल रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, एक खूबसूरती की चीज़ जो है वो परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसका जो प्यार है वो वक्त के साथ साथ जो है बढ़ता रहता है। इट गिव्स एन इंटरनल जॉय, सॉरी इंटरनल नहीं एटर्नल है, तो इट गिव्स एन एटर्नल जॉय एंड इंड्यूसेस अस टू स्लीप पीसफुली विद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और ये जो प्यार है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें एक समझ लें कि कभी ख़त्म ना होने वाला एक जॉय देता है, खुशी देता है। और इसकी वजह से क्या है, हम पीसफुली थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम आराम से सो जाते हैं और विद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। किड्स फाइंड्स ब्यूटी इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, और किड्स जो है डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में जो है वो ब्यूटी को तलाश करता है, खूबसूरती को तलाश करता है। दिस ब्यूटीज में बी नेचुरल, ह्यूमन हिस्ट्री एंड लिटरेचर। द सेंस ऑफ ब्यूटी इज़ प्रिजर्व्ड इन द मेमोरी एंड रिफ्रेशेज आवर माइंड ऑन रिमेंबरिंग इट। और जो सेंस ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे दिमाग के अंदर क्या है, नक्श हो जाती है, और जब भी हम लोग उसको याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, तो वो हमारे जो माइंड है उसको क्या करती है, रिफ़्रेश कर देती है। किसकी बात हो रही है, थिंग ऑफ ब्यूटी की यहाँ पर बात हो रही है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, What does the poet mean? And so thy thoughts when throughout gone, love itself shall slumber on। तो ये म्यूज़िक वन सॉफ्ट वॉइसेस राय का एक समझ लगे पोइम की एक लाइन है। तो इस लाइन को हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को वो करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग कर देते हैं भाई, क्या हम करना है तो करना ही पड़ेगा। तो आंसर की जाने पड़ते हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स ऑन द चैप्टर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज बिलव्ड। तो इस लाइन के अंदर जो पोइट हैं वो वाज़ह कर रहे हैं कि कैसे जो उनका जो बिलव्ड है, उनका महबूब है, उनसे अलग हो गया। ही सेज दैट व्हेन रोजेस फेड देयर लीव्स आर यूज्ड टू डेकोरेट बिलव्ड्स बेड। तो बिलव्ड्स बेड पे यहाँ पर भाई बेड की बात नहीं हो रही, ठीक है, जो घर में बेड होते हैं उसकी बात नहीं हो रही। वो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो उसका गलत ही मीनिंग ले लेते हैं। तो ये मैंने आपको वाक़या कर दिया। तो वो बोलते हैं कि जब जब रोज़ेज़ होते हैं, जब उनको उसकी जड़ से उतार लिया जाता है, तो फिर भी समझ लें उसके बाद भी जो उसकी पेटल्स हैं या लीव्स कह सकते हैं, वो बिलव्ड बेड मतलब कि जो महबूब की जो वो होती है, कब्र होती है, उसको जो है सजाने के काम आता है। आपको पता है ना कि कब्र पे जो है वो फूल रखते हैं। देन ही सेज दैट ऑल्दो हिज बिलव्ड हैज़ गॉन अवे फ्रॉम हिम, बट हर स्वीट थॉट्स एंड लव विल ऑलवेज लिव इन हिज माइंड। फिर वो कहते हैं कि भले मेरा जो महबूब है वो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है और वो कभी भी मेरे पास दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन जो उसकी हसीन यादें हैं, उसका जो प्यार है, वो हमेशा मेरे जो दिमाग है, दिलो दिमाग के अंदर वो ज़िंदा रहेगा। ठीक है, तो ये एक बात थी, ये लव इट सेल्फ शैल स्लम्बर ऑन, इसका हमने ये तशरीह कर दी। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एग्जांपल्स डज द पोएट गिव इन द पोएम टू प्रूव दैट ब्यूटी इज़ इटर्नल। तो कौन कौन से एग्जांपल्स दी हैं पोएट ने कि ये बताने के लिए कि जो ब्यूटी है वो इटर्नल है, हमेशा तक रहने वाली है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो आंसर की जाने बढ़ते हैं। द पोइट गिव्स 3 एग्जाम्पल इन द पोएम। तो जो पोइट है उन्होंने 3 तरह की एग्जाम्पल्स दी हैं इस पोएम के अंदर, म्यूजिक वन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। तो द फर्स्ट इज़ दैट द म्यूजिक वन द सॉफ्ट वॉइसेस डाई रिमेन्स फ्रेश इन द माइंड। तो भाई जब समझ लें कि द म्यूज़िक वन द सॉफ्ट वॉइसेस डाई रिमेन्स फ्रेश इन द माइंड, जैसे कोई भी हम लोग गाना सुनते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, आपने ये समझ लें कि आपने एग्जामाइन भी इस चीज़ को किया होगा कि सुबह सुबह हम लोग कोई भी हमारे कानों में गाना पड़ जाए तो हम लोग क्या है वो पूरा जो दिन भर है वही हम लोग गाना गुनगुनाते रहते हैं। तो ऐसा ही है कि उन्होंने यही बोला है कि हम कोई भी अगर गाना सुन लेते हैं तो भले वो गाना ख़त्म भी हो जाए, नहीं भी लगे, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग के अंदर जो है वो फ्रेश ही रहता है और हम पूरा दिन जो है उसको गुनगुनाते रहते हैं।
फिर हमारे पास द सेकंड आर वायलेट फ्लावर्स विच विल्ट अवे बट देयर स्मेल रिफ्रेशेस आर सेंसेस। तो फिर सेकंड जो है हमारे पास वायलेट के फ्लावर्स हैं जो कि मुरझा भी जाएं लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोग एक बार वो सूंघ लें तो उसका जो उसकी जो स्मेल है वो हमारे सेंसेस को रिफ़्रेश काफ़ी टाइम तक करे रखती है। फिर थर्ड जो है, इन द थर्ड एग्जांपल द पोएट इज़ गिवन द एग्जांपल ऑफ रोज़ फ्लावर। और जो तीसरी एग्जांपल है, तीसरी एग्जांपल में जो पोएट हैं वो रोज़ फ्लावर की, जो गुलाब का फूल है, उसकी एग्जांपल देते हैं। दैट व्हेन इट्स बिकम विल्टर बट स्टिल इट्स पेटल आर ऑफ सम यूज़। तो भले उसको जो आपका जो गुलाब का फूल है उसको भले समझ लो उसके सारे पत्ते उतार भी दिए जाएं, वो किसी काम का नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसकी पेटल्स होती हैं वो काम की होती हैं। जैसे कि अभी मैं बताया कि बिलवड्स बेड को सजाने के लिए, बिलवड्स बेड का मतलब ये नहीं कि महबूब का बिस्तर, नहीं। तो बिलवड बेड का मतलब क्या होता है? बिलवड बेड का मतलब महबूब की कब्र की यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया गया, ठीक है। फिर ही इज़ गिविंग दीज सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम्पल टू शो हिज लव फॉर हिज बिलव्ड। तो वो जो है वो इस चीज़ का, ये तीनों एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि वो अपनी जो महबूब है उसके लिए प्यार शो कर सकें, कि क्योंकि वो चली भी गई है, अब नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी वो जो है मेरे दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो ये तीन एग्जाम्पल्स जो इन्होंने इसीलिए ही दी हैं, ठीक है। पोएम नंबर 6 हो गई हमारे पास। अब पोएम नंबर 7 है हमारे पास, जिसका नाम है लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन। तो पोएम नंबर 7 जो आपकी लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन, इसके हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट थिंग्स ऑफ ब्यूटी डिड कीट्स फाइंड मोस्ट इंस्पायरिंग इन दिस पोएम। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कौन सी ऐसी थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो हैं वो कीट्स को, जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पोएम में इंस्पायर किया है। तो द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर 3 इन द शेप। तो जो 3 किस्म की जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन में जॉन कीट्स ने जो है वो शेयर की हैं। फर्स्ट है हमारे पास, the first is the nature like the sun, the moon, the shady trees, the running streams and the forest are full of sweet blooming flowers। तो जो पहली चीज़ जो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो क्या है? सन, जो सूरज है, मून है, फिर जो शेडी ट्रीज़ हैं, रनिंग स्ट्रीम्स, जंगलात वगैरह, और जितने भी प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, ये तमाम जो है ये उन्होंने पहली चीज़ बताई कि ये ब्यूटी है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। सेकंड जो थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने बताई वो है, द सेकंड इज़ द ह्यूमन हिस्ट्री। Beauty is also found in the human history because the great deeds of a great man is a source of excitement and courage। अब वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, और मज़ीद इसको जो है वो वाज़िया करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये बताया कि समझ लें कि इंसान की हिस्ट्री जितने भी लोग बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं वो जा चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और जिसकी वजह से हमें जो है हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको मोटिवेशन मिलती है और उनसे सीखते हैं जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए। तो ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर थर्ड है हमारे पास, लिटरेचर इज़ अनदर सोर्स ऑफ ब्यूटी। जो लिटरेचर है आपके पास वो भी अदब जो है आपके पास, लिटरेचर का मतलब क्या होता है? अदब होता है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है। बाय रीडिंग द स्टोरीज वी फील दैट वी आर ड्रिंकिंग इमॉर्टल वाटर। और जब हम बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती है ना, तो जब हम लोग उन स्टोरीज़ को रीड करते हैं, देखें जब ये जॉन कीट्स ने जब ये लिखी तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स के दौर नहीं थे। उस वक्त जो थे उस वक्त रसाले होते थे या ऐसी बुक्स होती जिसके अंदर ड्रामे या स्टोरीज़ लिखे होते थे। लेकिन अब तो आपको पता है कि फ़ोन्स का दौर है, तो सारी जो स्टोरीज़ वगैरह हैं लोग बुक्स का पढ़ना कम कर दिया है, और ज़्यादातर जो है वो इसकी तरफ फिर रुझान है लोगों का मोबाइल की तरफ। अब मोबाइल्स में ही स्टोरीज़ देखते हैं। तो हम लोग जब ये स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो वो ये बोलते हैं, हमको ऐसा लगता है जैसे हम लोग क्या है, इमॉर्टल वाटर पी रहे हैं। इमॉर्टल वाटर मतलब कभी भी ख़त्म ना होने वाला पानी, ठीक है। तो ये बात थी। ये 3 जो है सोर्स ऑफ ब्यूटी जो है जॉन कीट्स ने अपनी जो पोएम है लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन उसमें शेयर की। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन। तो लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन जो है उसका थीम क्या है उस पोएम का? तो ब्यूटी इज़ इमॉर्टल एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो भाई समझ लें कि जो पर्सी बाई शेली की ना म्यूज़िक वन सॉफ्ट वॉइसेस डाई और लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन दोनों जो है ये मिलती जुलती हैं। तो लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन में ये है कि वो इसकी थीम ये है कि वो बोलते हैं कि जो ब्यूटी है वो कभी ना ख़त्म होने वाली है, और इसकी जो खूबसूरती है वो क्या होती है, टाइम के साथ साथ, बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ ज़्यादा होती रहती है। इट अपीयर्स इन मैनी शेप्स, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज बट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर लाइक सन, मून एंड फॉरेस्ट और द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन एंड द लिटरेचर गिव्स अस ग्रेट प्लेजर बाय द वे वी फॉरगेट आवर ग्रीव्स। तो बोलते क्योंकि जो दुनिया है उसके अंदर बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं,
हैं, दुख भी हैं, लेकिन जब हम लोग सूरज को देखें, चाँद सितारों को देखें, जब जंगलात को देखें और जब ह्यूमन हिस्ट्री की बात की जाए, जितने भी अच्छे-अच्छे लोग गुज़रे हैं और लिटरेचर को देखा जाए, तो ये चीज़ें जो हैं, जितने भी हमारे जो दुख और गम हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। जितने भी हम लोग जो हैं, जितने भी हमारी दुख या गम है वो तमाम जो है ये चीज़ें मिटा देती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास पोएम नंबर 8 आती है, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल इट। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है हमारे पास, तो इसके हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल इट। तो ये पोएम है आपके पास, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल इट, इसका मैसेज क्या है? तो दिस पोएम टीचेस द मोरल लेसन ऑफ इन्फ्लिक्टिंग करेज, ceaseless struggle and sunny optimism of hope and aspiration। तो ये जो है हमें भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाती है ये वाली पोएम। हमें करेज देती है, जो जितनी भी स्ट्रगल हैं कि मतलब कि स्ट्रगल के दौरान हार नहीं माननी, और जितनी भी उम्मीद है, एस्पिरेशन वगैरह तमाम चीज़ें ये पोएम हमें सिखाती है। द पोएट थ्रू वेरियस इमेजेस कन्वेज अ ग्रेट मैसेज दैट विदाउट स्ट्रगल मैन कैन नॉट अकॉम्प्लिश एनीथिंग रियली ग्रेट इन दिस वर्ल्ड। तो जो इस पोएम के अंदर पोएट जो हैं काफ़ी सारी चीज़ों की एग्जांपल्स देकर वो बताते हैं कि बगैर स्ट्रगल के जो इंसान है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। स्ट्रगल इज़ द की टू सक्सेस इन ह्यूमन लाइफ। स्ट्रगल ही जो है एक वाहिद चाबी है ह्यूमन की सक्सेस के लिए। इट इज़ राइटली सेड, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। तो समझ लें कि बस ये बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रगल के बगैर जो है इंसान कभी भी क्या है, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस वन ऑफ द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम। तो कोई सी भी एक जो इमेज है जो पोएट ने इस पोएम के अंदर यूज़ की है हमें एग्जांपल के तौर पर देने के लिए, तो वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स इलस्ट्रेटिंग दैट स्ट्रगल ऑलवेज बियर्स फ्रूट इज़ द स्ट्रगल ऑफ सी वेव्स। तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो एग्जांपल है जिसमें ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रगल है आपकी, जो हार्ड वर्क है वो कभी जाएगा नहीं जाता। तो उसकी जो एक बेस्ट एग्जांपल आपके पास वो सी वेव्स की है, जो लहरें होती है समंदर की, वो है। तो दे स्ट्राइक द कोस्ट अगेन एंड अगेन टू मेक देयर वे एंड ब्रिंग फ्लड। तो क्या होता है, जो लहरें होती हैं समंदर की वो बार बार आती हैं, फिर पीछे चली जाती हैं, आती हैं, टकराती हैं, फिर पीछे चली जाती हैं। तो वो क्या है, वो बार बार आती हैं और वो समझ लें कि एक तरह से वो फ्लड लाने के लिए या सैलाब लाने के लिए वो ऐसा कर रही होती हैं। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेन देयर गोल ऑल्दो आउटवर्डली देयर स्ट्रगल सीम्स टू बी यूजलेस। और काफ़ी सारे समझ लें कि काफ़ी सालों गुजर जाते हैं। ऐसा ही होता है कि लहरें आ रही होती हैं, फिर चली जाती हैं, आती हैं और फिर चली जाती हैं, और दिखने में ऐसा ही लगता है कि जो इनकी स्ट्रगल है ये ऐसे यूज़लेस है, कभी भी जो तूफ़ान है वो नहीं आने वाला। बट एट लीस्ट देयर कॉन्स्टेंट स्ट्राइकिंग ब्रिंग्स अ ग्रेट फ्लड इन द सी। और लेकिन बाद में क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते करते जब वो आगे पीछे टकरा के फिर पीछे ही जाती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वही लहरें जो हैं वो समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान लाती हैं। इन द सेम मैनर इफ़ वी आर कंसिस्टेंटली डूइंग हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल देन श्योरली वी विल अचीव आवर एम। और इसी वजह से जब हम लोग कंसिस्टेंटली विदाउट एनी गैप हम लोग हार्ड वर्क करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, तो श्योरली भाई हम लोग भी एक दिन अपनी जो एम है, जो भी हमने सोचा है, उसको लाजमी हम लोग अचीव कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है पोएम नंबर 9, हमारी लास्ट पोएम है जिसका नाम है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। तो इसके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। तो लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस का मैसेज क्या है? द पोएम गिव्स अस द मैसेज ऑफ करेज। तो ये जो पोएम है हमें एक करेज का, हौसला अफजाई का एक मैसेज देती है। यूलिसिस अ ग्रेट ग्रीक हीरो इन अ वेरी कन्विंसिंग वे टेल्स हिज कंपेनियन। तो यूलिसिस जो है एक ग्रीक का बहुत बड़ा एक हीरो थे, तो वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग वे के अंदर अपने जितने भी साथी हैं, कंपेनियंस को बोलते हैं साथी, तो जितने भी साथी हैं उनको ये उनकी हौसला अफजाई करते हैं। दैट नो डाउट दे हैव बिकम ओल्ड बट वन कैन अटेन ऑनर इन द ओल्ड एज ऑल्सो। तो बोलते हैं कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर करेज हो, अगर आपके अंदर हौसला हो, तो आप जो है वो ओल्ड एज के अंदर भी आप समझ लें कि बड़े काम कर सकते हैं। द पोएट अपहोल्ड्स द सेंस ऑफ स्ट्रगल that Ulysses' restless but undaunted spirit cannot stop him from the dangers of the ocean। और वो क्या होता है, ओशन में फंसे होते हैं बहुत ज़्यादा जो क्रिएचर्स होते हैं, वो बार बार उनके रास्ते में आते हैं, लेकिन वो जो है वो रेस्टलेस होते हैं, अपनी जवानी में जाते हैं और बुजुर्गी तक भी वो लोग इसी का ही सामना कर रहे होते हैं।
तो यूलिसेस जो है बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, मतलब उसको आराम बिल्कुल भी नहीं किया होता बिल्कुल, लेकिन उसकी जो अनडॉन्टेड स्पिरिट है, जो उसके अंदर एक जज्बा होता है फ़ाइट करने का, जितने भी क्रिएचर्स हैं, तो वो जो है उसको कभी भी थकने नहीं देते, स्टॉप नहीं होने देते, जितने भी जो ओशन में डेंजर्स आ जाए। तो एक लाइन है बड़ी प्यारी, टू स्ट्राइव टू सीक एंड टू फाइंड, नॉट टू यूज शुड बी द मोरल ऑफ एवरीवन्स लाइफ। और यही जो है समझे कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यही हमारे पास हमारी जो ज़िंदगी का है मोरल होना चाहिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड यूलिसेस इंस्पायर हिज सेलर्स टू एम्बार्क अ न्यू जर्नी। तो जो यूलिसेस है उसने अपने जो साथी हैं उनको कैसे उनको उनकी हौसला अफजाई की कि जो उनकी जर्नी है उसको कंटिन्यू रखे, बल्कि हार नहीं माननी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूलिसेस पेड हाई ट्रिब्यूट टू हिज मरीनर्स बाय रिमाइंडिंग देयर पास्ट एफर्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूलिसेस है बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते हैं अपने जो साथी हैं कि उन्होंने कैसे हर एक जो मुश्किलात है, जितने भी हमने डेंजर्स हमने देखे, मुश्किलात देखी, उन सब का आपने बहुत अच्छे से सामना किया। ही इनवाइटेड देम टू सेट ऑफ फॉर द न्यू वॉयज, और वो एक नए सफ़र के लिए उनको तैयार करते हैं। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ द हैज़र्ड्स बट प्रिपेयर टू मीट ऑल द चैलेंजेस। और जो यूलिसेस है उनको ये पता था कि जो रास्ता है हमारा उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो जो थे वो तमाम चैलेंजेस थे, जितनी मुश्किलात थी उनका सामना करने के लिए 100% तैयार थे। ही न्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैड ग्रोन वीकर बट दे आर स्ट्रॉन्ग इन विल पावर। तो उनको पता था कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और हम लोग जो है वो वीक होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है हमारी जो विल पावर है वो हम लोग समझ लें कि हमारी जो स्पिरिट है वो स्ट्रॉन्ग है अभी भी। तो दे स्टिल हैव द एबिलिटी टू फाइंड द न्यू लैंड्स इन द फार ईस्ट इफ़ दे स्ट्राइव सर्च एंड नॉट टू एक्सेप्ट द डिफीट। तो उनको पता था कि हम लोग एक जो नया जगह है, नया लैंड है, वो हम तलाश कर लेंगे ईस्ट के अंदर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, हमने क्या करना है, हमने कॉन्स्टेंटली जो है वो जदोजहद करनी है, हमने ढूंढना है और हार बिल्कुल भी नहीं माननी। तो ही वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल बिफोर हिज डेथ बिकॉज लाइफ इज़ द नेम ऑफ स्ट्रगल। और जो यूलिसेस है वो अपने मरने से पहले, अपनी डेथ से पहले कुछ स्पेशल करना चाहते थे, और अपनी जो स्ट्रगल, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो नाम ही स्ट्रगल का है। और वी कैन से दैट यूलिसेस वाज द किंग एंड वाज अ ब्रेव पर्सन हु ऑलवेज सफ़र्ड फॉर द सेक ऑफ अदर्स। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यूलिसेस हैं वो एक बादशाह थे, किंग थे, और बहुत ज़्यादा एक बहादुर इंसान थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए उन्होंने सफ़र किया। दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू डू समथिंग नोबल फॉर हिज पीपल बिफोर हिज डेथ। और इस वजह से वो अपने लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी तक समझ अपनी जो अपनी डेथ से पहले वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, सो दैट दे वुड रिमेंबर आफ्टर हिज डेथ, ताकि वो जो लोग हैं वो उन्हें उनकी डेथ के बाद भी याद करें। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आपका क्या होता है, आपका जो पोएम सेक्शन है वो भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जाकर अगर आप ये सारे सवालात कर लेते हैं पोएम वाले, तो मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा जो पोएम का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी।